Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video lecture on the topic of renewable resources on the channel of BioKids. Recently we have discussed lecture 1 and lecture 2 about man and his environment, and in previous lecture number 2, we have discussed some of the most important renewable resources, and in this lecture we have to cover this topic and we are going to discuss some remaining points as well. So let's start our lecture. सबसे पहले बेटा आपको मैं लेक्चर का ओवरव्यू दे देती हूँ। लेक्चर में हमने जैसे कि फ़र्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया था और चैप्टर का ओवरव्यू किया। सेकंड के अंदर हमने इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्कस किए। तो आज वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसमें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। सो जो पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो सबसे पहले देख लेते हैं। आउटलाइंस जो हमने कवर करनी है दैट इज़ विंड पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, ओशन थर्मल ग्रेडियंट एंड एट द एंड एनर्जी कंजर्वेशन, कि हम इस एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द ब्रीफ ओवरव्यू एंड आउटलाइंस ऑफ द लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास विंड पावर। सो आपको ये प्रोवाइड किया गया है, एयर इन मोशन इज़ नोन एज़ विंड। तो कहता है कि एयर इन मोशन इज़ नोन एज़ विंड, कि जब हवा चलती है ना उसी को आप नाम क्या दे रहे होते हैं कि वही विंड होती है। ठीक है, एयर और विंड में ये फ़र्क है कि अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस का कलेक्शन किसी एक जगह है तो आप उसको एयर कहते हैं, और वही एयर जब एक जगह से दूसरी जगह मोशन करती है, चलना शुरू करती है, तो उसको आप विंड पावर का नाम देते हैं। बेसिकली ये सन की वजह से होता है कि सन एनर्जी जो होती है, सनलाइट जो होती है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को, अर्थ को डिफरेंट तरीके से जो है ये अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, कहीं पे प्रेशर कम होता है। तो एयर एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर यानी हाई प्रेशर से लो एयर के प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो दैट्स वाई विंड जो है ये डेवलप होना शुरू होती है। अब इसके मैकेनिज़्म की जहाँ तक बात है तो हम ये बात करते हैं कि जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कर लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम ये बात करते हैं कि ये अगर ज़मीन का हिस्सा है और ये जो है ना एटमॉस्फेयर, यहाँ से सारा जो है ऊपर ऑनवर्ड सारा के सारा जो है वो स्काई मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सारी सॉइल है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एयर जब ऊपर की तरफ यानी वार्म एयर जो है ज़मीन से जब गर्मी की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऊपर ऑलरेडी मौजूद फ्रेश एयर थी, ठीक है, ये जो फ्रेश एयर है, ये फ्रेश एयर क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, क्योंकि नीचे से उसको हीट भी मिली है, प्रेशर भी मिला है, तो वो जो कूल एयर थी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसको आप नाम क्या देते हैं, विंड का। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि एयर जब अराइज होती है तो जो कूलर एयर ऊपर थी वो विंड की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस क्रिएटेड हाई एंड लो प्रेशर रीजन। यानी आपको पता है कि समटाइम्स क्या होता है, एक ही इलाके की हम बात कर लेते हैं तो इलाके की कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ पर गर्मी निस्बतन कम होती है, ये सनलाइट की वजह से होता है। सेम इस द केस जब एक रीजन से दूसरे रीजन की आप बात करते हैं या एक शहर से दूसरे शहर की बात करते हैं तो आपको ये आइडिया है कि कुछ जगहों पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ पर कम होती है। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, सनलाइट का हम कहते हैं कि प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर गर्मी कम होती है या मौसम बेहतर है या बारिश हो चुकी होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है ऑब्वियसली। सो हमेशा जो एयर होती है वो हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तभी उसको आप विंड कंसिडर करते हैं, तभी वो एज आ पावर एज एनर्जी यूटिलाइज़ की जा सकती है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको विंड मिल्स कहा जाता है, विंड मिल्स। ठीक है, अब ये विंड मिल क्या होती है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ग्रासलैंड एरियाज़ होते हैं या जो बिल्कुल ही ओपन इलाका होता है ना जहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ होती है तो वहाँ पे ऐसी विंड मिल्स लगाई जाती हैं। इन विंड मिल्स का मकसद क्या होता है कि जब हवा यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, लेट से हम ये कहते हैं कि एयर जब मूवमेंट शुरू करती है या एयर जो है हवा जब गुजरेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पंखे की तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसके 3 हिस्से होते हैं, त्रिकोण की फॉर्म का होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये ऐसा होता है, पीछे इसके इस तरह से एक टरबाइन लगी होती है और आगे इसके 3 ऐसे जो है ना हिस्से निकले होते हैं।
तो क्या होता है कि एयर की वजह से ये इस तरह से मूव करता है, यानी पंखा बिल्कुल चलना शुरू हो जाता है, बड़ा मतलब फास्ट स्पीड से चलता है। तो पीछे ये जो टरबाइन होती है ना, ये टरबाइन स्पिन करना शुरू कर देती है। जब ये स्पिन करती है तो उसके साथ जनरेटर अटैच होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी नीचे मूव करती है और इस जहाँ पे एक वायर लगी होती है, ये आपस में सारी जो है नीचे अंडरग्राउंड जो होती है ना, वायर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। और वायर के साथ कनेक्टेड होते हुए किसी एक पावर स्टेशन करीब होता है, वहाँ पर सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव भी होती चली जाती है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है जिसको और ज़्यादा प्रेशर में और ज़्यादा वोल्टेज के साथ कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से फिर घरों को एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसको आप नाम देते हैं विंड मिल का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम इसी का मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं। विंड ब्लोज फ्रॉम एरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हाइट से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है मूव करती है। जो मॉडर्न विंड मिल्स होती हैं जिनको हम विंड टर्बाइंस भी कहते हैं, ये विंड एनर्जी को यूज़ करती हैं ताकि जनरेटर को ड्राइव कर सकें, और वो जनरेटर जब चलना शुरू करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इज़ इट सेल्फ जब विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाएगा तो उससे किसी किस्म का जो है ना एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती है, ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान होता है, ना ही उसको कोई महंगाई होती है। सो विंड पावर स्टेशन, हमने पीछे एक नेचुरल विंड पावर स्टेशन की बात की, यानी ओरिजिनल की बात की है, जो इस तरह से आपको नज़र आता है। अगर आप किसी इलाके में देखें तो हम इसके अब डायग्रामेटिकली एक चीज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है विंड टर्न्स द ब्लेड इनटू अ ह्यूज टरबाइन, की इसकी ये जो ब्लेड लगा हुआ है इसको हम कह रहे हैं जो पंखे की तरह की एक चीज़ है, ठीक है। ये जब हाई प्रेशर से ये मूव करना शुरू करता है तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वायर बाहर निकाली है ताकि वो आपको समझा सकें कि ये एक जो टावर है दूसरे टावर के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड में मूव करेगा, ये भी हाई स्पीड में मूव करेगा। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी इस टावर की, इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी थर्ड के पास जाएगी, इन तीनों की इलेक्ट्रिसिटी फोर्थ के पास जाएगी, और फोर्थ से सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इस पावर स्टेशन की तरफ जाएगी। जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर इस सारी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देगा और ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज़ कर देगा। वोल्टेज इंक्रीज़ करने के बाद यही वोल्टेज इन वायर्स के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजी जाएगी। जैसे यहाँ पे एक घर दिखाया गया है कि वो घर को मिल रही होती है। तो इसलिए ये होता है कि ये जो विंड पावर स्टेशंस होती हैं ये अपने एरिया जो होते हैं ना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी है उससे थोड़ा फासले पर रखे जाते हैं ताकि आसानी से ये सारा प्रोसेस भी हो जाए। ऑब्वियसली कि जब ये पूरी स्पीड से मूव करेंगे तो उससे थोड़ा सा शोर भी होता है, थोड़ी सी नॉइस पोल्यूशन भी क्रिएट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। अब ऑब्वियसली बात है कि मशीन चलेगी, एक हवा की मतलब एक पंखा भी चले तो हल्की फुल्की आवाज़ आती है, तो ये तो इतनी फास्ट वे मूव करते हैं, सो दैट्स वाई इसका साउंड क्रिएट होता है। और यहाँ पर जो है ना ये विंड पावर स्टेशन होता है जो इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देता है। अब क्या होता है कि वन बाय वन जो है ना ये इस तरह से आगे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और फाइनली एनर्जी जो होती है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है या घर वगैरह को दे दी जाती है। तो ये एक ब्रीफ सा प्रोसीजर होता है विंड पावर स्टेशन का। मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले होता ये है कि जब काफ़ी पूरी स्पीड के साथ विंड मूव कर रही होती है, सो विंड के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो ब्लेड हैं ये मूव करते हैं तो सेंटर में मौजूद जो टरबाइन है वो भी स्पिन करना शुरू कर देती है। अब जब टरबाइन स्पिन करना शुरू कर देती है तो इससे क्या होता है कि यहाँ इसके साथ जो जनरेटर होता है वो जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मूव करती है इस वायर में आती है, इस वायर से होती हुई अब इसमें भी सेम यही प्रोसीजर हो रहा होगा। यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, दोनों की मिल जाएगी, दोनों की आगे तीसरे की तरफ जाएगी, तीसरे की अपनी भी आ रही होगी, इन तीनों की चौथे के पास जाएगी, चौथे की अपनी आएगी, तो चारों की जो है ना ये इस पावर स्टेशन की तरफ चली जाएगी। पावर स्टेशन का ट्रांसफार्मर जो है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद वो इस वायर को दिया जाएगा, तो एक टावर से दूसरे से तीसरे से चौथे टावर की तरफ, और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन यानी नियर बाय जो रेजिडेंशियल एरिया है या जो नियर बाय जो घर होते हैं लोगों के, उनको जो है ना ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस तरह से एक विंड पावर स्टेशन काम करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो नेचुरली एक हवा चल रही है इतने प्रेशर के साथ उसी को यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है। तो ये इको फ्रेंडली भी होता है, ये किसी किस्म की नॉइज़ हल्की फुल्की क्रिएट तो करता है लेकिन ये किसी किस्म की पोल्यूशन या नुकसान नहीं करता। सो ये एक चीप और सबसे इजी वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। सो नेक्स्ट इसमें हम इसकी डिफ़िकल्टीज़ कुछ देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ बेटा इसमें ये होती हैं कि जैसे आपको आइडिया है कि हमेशा हवा एक ही प्रेशर के साथ नहीं चलती। सो वी से दैट विंड्स आर नॉट यूनिफॉर्म ऑल द टाइम्स, विंड हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो विंड मिल जो है ना ये स्टॉप हो जाएगी, ये वर्किंग करना छोड़ देगी जब विंड रुक जाएगी। ऑब्वियसली जब विंड होगी नहीं तो वो उसके जो ब्लेड्स हैं वो चलेंगे नहीं, उसका वो पंखे की तरह का जो एक स्ट्रक्चर है वो चलेगा ही नहीं। सो विंड स्टॉप ब्लोइंग, जब विंड चलना यानी ब्लो करना जो है वो कम करेगी तो वो ब्लेड्स चलेंगे ही नहीं, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली
विंड मिल जो है वो रुक हो जाएगी। फॉर विंड मिल टू वर्क एफिशिएंटली, कि आप चाहते हैं कि आपकी विंड मिल बड़ा ज़बरदस्त काम करे, यू हैव टू बिल्ट इन लार्ज नंबर एट डिफरेंट लोकेशंस विद द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स। यानी आपको उसको एक ऐसी जगह पे विंड मिल लगानी पड़ेगी जो इलाका बड़ा लार्ज हो, वास्ट हो, वहाँ पे हवा हमेशा पूरे प्रेशर के साथ, पूरे फोर्स के साथ चले, और आपको बहुत सारी विंड मिल्स एक ही सीक्वेंस में लगानी पड़ेगी ताकि वो मिलकर आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें कि आप जिस मकसद के लिए उसको लगा रहे हैं या कहीं भी आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो वो चीज़ आपकी आसानी से हो सके। सो दैट वाज अबाउट द विंड एनर्जी। हम अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बेटा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ विंड पावर, हाउ विंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। What is wind power? How wind can be used to generate electricity? So wind का तो आपको यहाँ से पहली 2 लाइन से मिल जाएगा आंसर। How it can be used to generate electricity में आपने मैकेनिज़्म के हवाले से लिखना है। जस्ट आप मैकेनिज़्म लिखेंगे और मतलब ये मैकेनिज़्म के हवाले से आप लिखेंगे सिर्फ यहाँ तक, विंड इज़ इटसेल्फ कॉज नथिंग एंड डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, जहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना बहुत ही अच्छा सा आंसर बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए। व्हाट इज़ विंड पावर, हाउ विंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेहतरीन डायग्राम है, अगर आप चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने बस थ्योरी लिखनी होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जितने भी मिल्स के इलाके होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर लें फैसलाबाद की, ठीक है, फैसलाबाद की तरफ अगर आप जाएँ ना तो आपको ऐसी जो सामने स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसी मिल्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि वो हमारी टेक्सटाइल सिटी है, हमारी हम कहते हैं कि मसनूआत ज़्यादा वहाँ पे बनती हैं, इंडस्ट्रियल सिटी में आती है। सो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना डेवलप होती हैं, तो वहाँ पर करीब शहर से थोड़ा दूर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी मौजूद हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की मदद से जो एनर्जी आ रही होती है उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। कैसे, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है यानी इनको जलाया जाता है, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई स्टीम क्रिएट की जाती है, उस स्टीम को यूटिलाइज़ करके टरबाइन को रन कराया जाता है जिससे जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये धुआं भी ऊपर की तरफ रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा धुआं होता है, ये ऐसी स्मोक होती है जो कि हार्मलेस है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या अच्छी होती है। आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। मैकेनिज्म हम देखेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन विच टेक प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जैसे अभी आपको बताया। द हीट एनर्जी इज़ दैन यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम रन टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये मैकेनिज्म है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वर्किंग करता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। हाउ न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, या यूँ हो सकता है हाउ न्यूक्लियर एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से आप इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे। जब भी बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आता है, चाहे विंड पावर है चाहे न्यूक्लियर एनर्जी है, हाउ इट कैन बी यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर आपने उस चीज़ का मैकेनिज़्म लिखना है। दैट्स वाई मैंने मैकेनिज़्म की हेडिंग ऑलरेडी सेपरेट दे दी ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्होंने काफ़ी डिटेल में भी दिखा दिया है कि पीछे आपने देखा तो जस्ट एक जनरल सा ओरिजिनल प्लांट था, अब उसकी डायग्रामेटिक स्कीमेटिक एक चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये यूरेनियम फ्यूल है, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम आउट कर देती हूँ, अब होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यूरेनियम फ्यूल है। अब यूरेनियम फ्यूल का ये एक वेसल है जिसके अंदर सारा यूरेनियम मौजूद है और इस यूरेनियम को हीट किया जा रहा है, इन हीटिंग रॉड्स के थ्रू उसको काफ़ी ज़्यादा बर्न किया जा रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ये जलना शुरू हो जाएगी या इसमें हम कहते हैं कि बर्निंग शुरू हो जाएगी। बर्निंग शुरू हो जाएगी तो इससे स्टीम लार्ज क्वांटिटी में निकलेगी और ये हैं स्टीम जनरेटर्स, ये दोनों जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। वो स्टीम इन दोनों के पास चली जाएगी, ये स्टीम यहाँ से यहाँ पे इस तरफ जाएगी, जिससे क्या होगा कि स्टीम लाइंस इस टरबाइन के ऊपर फ़ौरन स्टीम गुजारेंगी। अब ये जो टरबाइन है ये सर्कुलर मैनर के अंदर जो है ना इस तरह से घूमना शुरू कर देगी।
जब ये सर्कुलर मैनर के अंदर टरबाइन घूमना शुरू करेगी तो इससे जो जनरेटर होगा वो भी सर्कुलर मैनर के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जाएगी इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर उसकी वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा देगा तो वो मेन की तरफ जाएगी, यानी जो पहला बिजली का वहाँ पे खंभा लगा हुआ है या पहला जो एक कलेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे चली जाएगी। वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी फिर दूसरे कलेक्टर की तरफ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से प्रोड्यूस होती चली जाएगी। नीचे की तरफ क्या हो रहा होगा कि वो जो स्टीम है, अब वो जाहिर सी बात है पूरी प्रेशर के साथ तो उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दी, लेकिन वो अब नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ जाएगी। जब डाउनवर्ड आएगी, नीचे कंडेंसर मौजूद है जिसमें से ठंडा पानी गुजर रहा है। ठंडा पानी और कंडेंसर की वजह से ये पाइप जो है अगेन ठंडा हो जाएगा। ये पंप जो है ना ठंडा पानी दोबारा से या जो स्टीम है वो उसके अंदर देगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जितनी भी गैस थी या सारी की सारी स्टीम थी वो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में डाली जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है ना ये वाटर बाहर की तरफ इवेपोरेट कर जाता है। अब जब ये बाहर की तरफ इवेपोरेट कर जाता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो वेपर बाहर की तरफ इवेपोरेट कर रही हैं, इनमें किसी किस्म का कोई हार्मफुल मटेरियल नहीं होता। ये टॉक्सिन फ्री होते हैं, पॉइज़न फ्री होते हैं, और ये इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस तरह से है कि यहाँ पे यूरेनियम जल रही है जी, बाकायदा से वो ही स्टीम कर रही है, वहाँ से धुआं भी उठ रहा है, तो मैडम कह रही हैं कि इको फ्रेंडली है। देखें बेटा, इको फ्रेंडली इस वजह से है, यूरेनियम जब बर्न हो रही है या यूरेनियम जल रही है तो वो कंप्लीट बर्निंग के प्रोसेस को गुजार रही है, कंप्लीट कंबशन को गुजार रही है, फिर उससे बन रही है स्टीम। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि यूरेनियम जो है वो पूरे बर्निंग के प्रोसीजर को गुजार रही है। अब ये जो यूरेनियम है ये पूरे बर्निंग के प्रोसीजर को गुजार रही है, जिससे क्या होता है कि कंप्लीट कंबशन हो रही है। इसके रिज़ल्ट में जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो स्टीम जो है इन स्टीम कलेक्टर्स की मदद से यहाँ से इन दोनों पाइप्स के थ्रू आएगी टरबाइन के ऊपर, जिससे टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देगी। टरबाइन के रोटेट करने से जनरेटर भी रोटेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये अगर आप देखें तो वायर के साथ वो कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएगी, ट्रांसफार्मर इसकी वोल्टेज और बढ़ा देगा, तो पहला जो टावर है ये फिर उसकी तरफ चली जाएगी, पहले टावर से होता हुआ ये दूसरे टावर की तरफ आएगा, और यहाँ से आगे फिर घरों को जो भी होम अप्लाइंसेज होंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जो स्टीम यहाँ पर थी, जो धुआं या जो भाप यहाँ पर थी, उसका क्या होगा। अब नीचे से क्या होता है कि ठंडा पानी जो है इसकी बेस से गुजारा जा रहा होता है और उसको इस तरह से लेके आया जा रहा होता है, ताकि प्रोसेस जहाँ जहाँ से ठंडा पानी गुजरे उस चीज़ को कूल डाउन करता चला जाए। तो नीचे जब वो गर्म स्टीम आती है तो इस ठंडे पाइप के साथ जब गुज़रती है, इसके ऊपर से गुज़रती है। तो अब अगर आप देखें तो ये वाला जो पाइप है, यानी जो स्टीम वाला पाइप है ना, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये छोटा सा पाइप इस तरह से लगा हुआ है और ऊपर की तरफ वापस जा रहा है इन कंटेनर्स में, यानी वो स्टीम नीचे की तरफ आ रही है, जिसके साथ कनेक्टेड क्या चीज़ है, ये कंडेंसर कनेक्टेड है, जिससे ये स्टीम को कूल डाउन कर देता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है। टेम्परेचर कम करने के बाद ये चीज़ दोबारा से जो है इधर आ जाती है, ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं तो इनका ये फ़ायदा होता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हुई है, कंप्लीट प्रोसीजर हुआ है, तो किसी किस्म की हार्मफुल यहाँ पे गैसेस हैं ही नहीं। वो तमाम गैसेस जल चुकी हैं, बर्न हो चुकी हैं, फिशन कर चुकी हैं, जिसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना, ये इको फ्रेंडली होती है। और रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बताया है कि यूरेनियम फ्यूल्स अगर यूज़ होते हैं, जो भी न्यूक्लियर फिशन फ्यूल यूज़ होता है वो कंप्लीट कंबशन करता है। कंबशन के रिज़ल्ट में जो स्टीम बनती है वो टरबाइन को चलाती है, टरबाइन की वजह से जनरेटर रोटेट करता है और जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर तक भेजी जाती है, ट्रांसफार्मर उसकी वोल्टेज इंक्रीज़ करता है और फिर पहले जो इलेक्ट्रिसिटी टावर है उसको मिलती है, फिर दूसरे को मिलती है। इस तरह से वो अपनी जो सोर्स है, यानी जो आगे होम सिटीज़ होती हैं या घर होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। इसको हम इको फ्रेंडली इस वजह से कहते हैं कि इसके रिज़ल्ट में जो फ्यूल यूज़ होता है उसकी कंप्लीट बर्निंग हो जाती है, फिर उसका जो मटेरियल है उसको कूल डाउन भी कर लिया जाता है, और जो यहाँ से स्मोक रिलीज़ होती है वो ऐसी स्मोक है जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स या गैसेस नहीं होती, इस वजह से वो इको फ्रेंडली होता है। आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर क्वेश्चन आता भी यही है, हाउ न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। या यूँ एक स्टेटमेंट अक्सर आती है, जैसे लास्ट ईयर भी आई है, वो स्टेटमेंट थी न्यूक्लियर एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली जस्टिफाई, यानी न्यूक्लियर एनर्जी इको फ्रेंडली है जस्टिफाई। तो इसका यही आंसर है जो मैंने आपको अभी 2-3 दफ़ा रिपीट करके बताया। आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या हैं।
बेनिफिट ये है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन किसी किस्म का वेस्ट गैसेस बनाता ही नहीं है, जिससे एयर जो है वो ये पोल्यूट नहीं होती है, अनलाइक अदर फॉसल फ्यूल्स। यानी इसमें जो भी फ्यूल यूज़ हुआ है वो ऐसा है जो कंप्लीट कंबशन करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके स्टीम को दोबारा से जो है रिसाइकिल कर लिया जाएगा, कूल डाउन कर लिया जाएगा, अगेन यूटिलाइज़ किया जाएगा। लेकिन इससे कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती और ना ही इन्वायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। ये इसका बेनिफिट भी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये सिर्फ 30 ईयर्स तक काम कर सकता है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि किसी किस्म की कोई रेडिएशन पोल्यूशन ना हो या किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है तो ज़ाहिर सी बात है ये ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जो शहर से बहुत ज़्यादा दूर हो और ज़्यादातर पानी के करीब हो, ठीक है। अब शहर से बहुत ज़्यादा दूर हो, पानी के करीब हो और आसानी से ये मशीनरी काम कर सके, तो इसका यही रीज़न होता है कि ये चीज़ें आसानी से काम कर सकें, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और खुदा ना खास्ता कोई अगर रेडिएशन इमिशन होती है या कोई नुकसान हो जाता है तो क्योंकि इलाका खुला होगा, सराउंडिंग में कोई रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ या घर वगैरह नहीं होंगे, तो एटलीस्ट कोई जानी माली नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली मशीनरी तो ख़राब हो गई लेकिन जानी माली नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है। दूसरी बात कि आप इस तरह का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो वो 30 साल तक काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मशीनरी है, वो मशीनरी चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, जितनी भी अच्छी आप उसकी हर साल सर्विस करवाएं, लेकिन वो 30 साल तक चलेगी। उसके बाद आपको एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी और जगह लगाना पड़ेगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली, जस्टिफाई। नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे लेक्चर का, दैट इज़ जियो थर्मल एनर्जी। अच्छा, जियो थर्मल एनर्जी, अब यहाँ पे आप वर्ड जियो की बात करते हैं तो मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब है हीट। जियो थर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि जितने भी वॉल्केनोज़ हैं या हॉट स्प्रिंग्स होते हैं या गीज़र्स हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग जो जिसको हम कहते हैं गर्म पानी का चश्मा, उसको हम गीज़र कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब जैसे हॉट वाटर है या वॉल्केनो है या गर्म पानी का चश्मा है, तो आपको पता है कि वो जो ज़मीन होगी उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा हीट होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगी, तभी तो वहाँ से निकलने वाला पानी इतना ज़्यादा गर्म है। या वॉल्केनो है तो वॉल्केनो तो आपको पता है कि वहाँ पे तो होता ही लावा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दैट दीज अलाउ द एक्सकेप ऑफ हॉट सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। यानी अगर अब वहाँ पे वॉल्केनो होता है या हॉट स्प्रिंग, या क्या होता है कि एक छोटी सी आउटलेट बन जाती है और वहाँ से वो गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ से लार्ज क्वांटिटी के अंदर हीट भी रिलीज़ हो रही होती है। सो द नेचुरल हीट ट्रैप अंडरग्राउंड इज़ नोन एज जियो थर्मल एनर्जी। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपको कोई कहता है व्हाट इज़ जियो थर्मल एनर्जी, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स उसके अंदर लाजमी लिखने हैं। व्हाट इज़ जियो थर्मल एनर्जी, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं कि वॉल्केनोज़ और जो हॉट स्प्रिंग्स और गीज़र्स होते हैं ये हॉट सब्सटेंसेस अलाउ करते हैं कि वहाँ से हॉट वाटर बाहर की तरफ आए। सो ये जो नेचुरली हीट ट्रैप हुई है अंडरग्राउंड, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं ये जियो थर्मल पावर प्लांट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है, ये गर्म पानी का चश्मा है जिनसे आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है और साथ ही एक पूरे का पूरा पावर प्लांट लगा पड़ा है जिसको हम जियो थर्मल पावर प्लांट कह रहे हैं। ये नेचुरली इस तरह से नज़र आता है, यानी आपको प्रैक्टिकली अगर देखने को मिले ना तो ये इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। अब हम इसी की मैकेनिज़्म आगे देख लेते हैं, या यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन ये होती है कि हॉट वाटर या स्टीम जो होती है ना, ये जियो थर्मल एनर्जी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलती है अराउंड द ग्लोब। न्यूजीलैंड में भी हॉट जियो थर्मल एनर्जी के थ्रू पावर स्टेशन बनाए गए हैं, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, आइसलैंड के अंदर। तो ये ऐसे इलाके जहाँ पर ज़मीन के अंदर नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, तो यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं। तो उस गर्म पानी को इस्तेमाल करते हुए, उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसी को हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो उसको हम जियो थर्मल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये सबसे चीपेस्ट है और ये बहुत लंबे टाइम तक रहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस गर्म पानी से आ रही है जो कि नेचुरली है, जो कि ज़मीन में हमेशा रहेगा। तो ये चीज़ एक आप यूँ कह सकते हैं कि नेचर की तरफ से ह्यूमन को एक गिफ्ट है जियो थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। ये थोड़ी सी वो जो आपको पीछे एक डायग्राम दिखाई है, एक मतलब ये एक नेचुरल इमेज है ना कि नेचुरली ये चीज़ इस तरह से होती है। तो अब ये उसके अंदर की एक स्कैनिंग है कि वो चीज़ अब वर्किंग किस तरह से करती है। अब वर्किंग इस तरह से है कि ये नीचे जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये हीट सोर्स है, यानी गर्म पानी का एक सोर्स है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो गर्म पानी है, जो हॉट वाटर है, तो ये ऊपर की तरफ उठता है, इधर आता है, तो ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं जो इस वाटर को कंडेंस कर देता है। तो ये वाटर कंडेंस होता है, प्रेशराइज होता है, फिर यहाँ से गुजरता है जब वेपर्स की फॉर्म में, प्रेशराइज वेपर्स की फॉर्म में, तो टरबाइन स्पिन करना शुरू कर देती है, गोल घूमना शुरू कर देती है।
जब ये स्पिन करना शुरू करेगी तो साथ जनरेटर लगा होगा अगले चैम्बर में, वो रोटेट करेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सारी टावर्स की तरफ चली जाएगी, इलेक्ट्रिक मेन्स की तरफ चली जाएगी, ठीक है। रही स्ट्रीम वापस आएगी आगे की तरफ, इसमें से गुजरेगी, ये कूलिंग टावर होगा। कूलिंग टावर होगा तो उसमें से जब बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ से भाप आ रही है, और ये ऑलरेडी ऐसी जगह है जो कूलिंग टावर है जो ठंडा है, तो बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी चीज़ जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि इस तरह से धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी और पानी ठंडा कर लिया जाएगा। पानी दोबारा से जो ठंडा पानी है दोबारा से सॉइल के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ये कहा है कि अगर हम जो है प्रेशर की बात करते हैं तो होता ये है कि जो हॉट वाटर है जो ऊपर की तरफ जाता है, कंडेंसर इसको कूल डाउन कर देता है, जिससे वेपर्स जो हैं वो काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं, और वो जो वेपर्स हैं वो टरबाइन को स्पिन कराते हैं, जिससे जनरेटर जो है वो स्पिन करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली मेंस को दे दी जाती है। मेंस को देने के बाद क्या होता है कि जो आगे स्टीम है, जो भाप है, ठीक है, वो कंडेंसर कूलिंग टावर से गुजरती है। अब कूलिंग टावर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जब उसमें इतनी गर्म भाप आएगी और वो पहले ठंडा है तो मिक्स होगा, तो उससे क्या होगा कि स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी, ये धुआं निकलेगा जो बाहर की तरफ है, इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगा, और वो पानी अब ठंडा करके दोबारा इसका हिस्सा बना दिया जाएगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एयर पोल्यूशन काज कर सके या वाटर पोल्यूशन काज कर सके। एक नेचुरल प्रोसीजर है कि उसी गर्म पानी को बार बार इस तरह सर्कुलेट कराया जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, फिर ज़मीन में दोबारा हिस्सा उसका डाला जाएगा। तो ये चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी ये स्टेशंस लगते हैं या जो पावर प्लांट्स लगते हैं, इनमें टरबाइन और जनरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से चाहे जो भी प्रेशराइज एयर आ रही हो या वाटर आ रहा हो, वो टरबाइन को स्पिन कराता है, जिसकी वजह से जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्टली मेंस की तरफ चली जाती है या वायर्स के थ्रू आगे सप्लाई कर दी जाती है, और रिमेनिंग उसकी जो भी स्टीम होगी, चाहे वो वाटर की है या विंड खुद है, उसको कूल डाउन करके दोबारा अपने रिसोर्स में भेज दिया जाएगा। ये साइक्लिक मैनर में चीज़ें चलती हैं ताकि बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहे और वो चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती रहे। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी ये नेचुरल रिजर्वायर्स हैं या जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये बार बार रिसाइकल हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। आपने अब जितने भी रिसोर्सेज देखे हैं, चाहे लेक्चर 2 में आपने देखा हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, टाइडल पावर, या आज देखा है विंड एनर्जी है, उसके बाद हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी की, अब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर के अंदर चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था, साइकिल एंड पर दोबारा वहीं पर आकर ख़त्म हो रहा है। तो ये इसी वजह से जो है इन्वायरमेंटल हम कहते हैं कि रिसोर्सेज हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, साइट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी लोकेटेड होती है ऐसे एरियाज़ में जो कंज्यूमर एरिया से बहुत दूर हैं। इससे ये होता है कि अगर जहाँ पे मतलब बिजली इस्तेमाल करनी है वो इलाका बहुत दूर है और आपने बिजली बनाई है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टावर लगाने पड़ेंगे ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके अलावा ये और भी ज़्यादा अगर, लेकिन दूसरा मसला क्या है कि ये थोड़ी सी हार्मफुल भी है, क्योंकि इसमें जो ऑक्साइड रिलीज़ हो रहे होते हैं वो बोरोन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, जो हॉट वाटर या स्टीम दोनों के अंदर जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो खैर यहाँ से आपको क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, या ब्रीफली डिस्क्राइब जियोथर्मल एनर्जी, या यूँ भी हो सकता है हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक ट्रैशेज, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल, कैंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय हाइड्रेशन, पायरोलाइसिस, बायो कन्वर्जन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जितने भी ट्रैशेज हैं या पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स का, फीसिस वगैरह, प्लास्टिक मटेरियल है, कैंस होते हैं, या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है या पायरोलाइसिस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के, उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीटअप किया जाता है और वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और अपनी डिस्टिलेशन के टाइम पे यानी जहाँ पे वो आसानी से फ़िल्टर आउट हो सकता है उसको डिस्टिल कर दिया जाता है। तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं या इसको हम बायो कन्वर्जन भी कहते हैं। इसके रिज़ल्ट में आपके पास नेचुरल गैस या ऑयल बनता है जिसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये लैंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हाइड्रोजनेशन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है या बायो कन्वर्जन है, तो ये हैवी मशीनरी की वजह से होती है, और मशीनरी फ्यूल लेती है, ऑब्वियसली वो धुआं छोड़ेगी, स्मोक क्रिएट करेगी, जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होगी। तो सॉलिड वेस्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल है ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। ये आपसे MCQs वगैरह में पूछे जा सकता है, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छी बात है।
फिर उसके बाद आती है ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ओशन थर्मल ग्रेडियंट बेटा जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, ये यूएस का एक ओरिजिनल ओशन थर्मल ग्रेडियंट है। और आप देख भी सकते हैं पिक्चर के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, यूएस का है ओशन थर्मल ग्रेडियंट, और ऐसी ही इसकी मशीनरी होती है। अच्छा, हम कहते हैं कि जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यानी वो रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, या मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि टेम्परेचर एक्सट्रीम होती है, कि बाकायदा आपको सर्दी बाकायदा गर्मी महसूस होती है, उनको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। उनमें जो सरफेस वाटर होता है ना, यानी पानी की जो ऊपर वाली सतह होती है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, पानी की डेप्थ में जाते हैं, तो पानी जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो ऑलमोस्ट अप टू 200 मीटर्स अगर हम नीचे जाते हैं ना, यहाँ पे फ्यू हंड्रेड मीटर्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता दूँ कि 200 मीटर से नीचे जब आप जाना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और बहुत नीचे जाकर तो टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। अब इससे एक ओशन थर्मल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं, जब ऊपर वाली सतह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 25 डिग्री है, और 100 ऑफ मीटर्स नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे 5 डिग्री है। सो 5 और 25 में टोटल ग्रेडियंट कितने का इस्टेब्लिश हो जाएगा? 20 का, यानी 20% चेंज होगा नीचे वाले टेम्परेचर में और ऊपर वाले टेम्परेचर में। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये ओशन थर्मल ग्रेडियंट है, यानी ओशन के अंदर टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो चुका है, उसको हम ओशन थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर इसको OTG का भी नाम दिया जाता है, यानी इसकी जो एब्रीवेशन है वो लिखी जाती है OTG। क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज़ OTG, ओशन थर्मल ग्रेडियंट। तो आप इस तरह से ये वाला इसमें आंसर लिख सकते हैं जो भी आपको पढ़ाया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूटिलाइजेशन, यानी इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं या इसका मैकेनिज़्म क्या है। ह्यूमन ने ऐसी एनर्जी डेवलप कर ली है कि वो थर्मल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए टरबाइन को रन कराते हैं, उससे जनरेटर रन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी को फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो जहाँ पर हीट कंडक्ट होती है हाई से लो एरिया प्रेशर की तरफ, टेम्परेचर की तरफ, वहाँ पर इनको बनाया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो वहाँ की लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर आप देखें तो ये ओशन के अंदर है, समुद्र के अंदर है, और ये मशीनरी काफ़ी आधी नीचे होती है और आधी बाहर नज़र आ रही होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये मशीनरी चलेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो नीचे जितनी भी ओशन की इन्वायरमेंट है या जो मैरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देख लेते हैं कि पीछे जो प्लांट हमने देखे हैं वो वर्किंग किस तरह से करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सरफेस का वाटर हमने कहा कि इसका 25 डिग्री टेम्परेचर है, और नीचे जो वाटर है वो 5 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे पानी का टेम्परेचर कम है और यहाँ पे पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अब होता क्या है कि ये वार्मर एयर जो है ना, ये वार्मर वाटर यहाँ से गुजारा जाता है। जब ये यहाँ से गुजारा जाएगा तो इससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत स्टीम बाहर की तरफ आ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी के अंदर ये फिर जो है ना पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा, पूरे प्रेशर के साथ टरबाइन को रोटेट कराएगा। जब टरबाइन को रोटेट कराएगा उसके साथ जो जनरेटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर्स के थ्रू जो है ना फिर वहाँ से आगे ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कलेक्ट कर ली जाती है, ताकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की जा सके। रिमेनिंग जो वाटर होगा वो वापस आएगा, ठीक है, साथ कंडेंसर लगाया हुआ है जिसका कनेक्शन नीचे के वाटर के साथ है, यानी उसमें से ये कोल्ड वाटर गुजरेगा। अब जब गर्म पानी नीचे की तरफ आएगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडे यख पानी में जब गर्म पानी मिलता है तो आपको पता है स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो भी बाहर की तरफ आ जाएगी। फिर ये ठंडा पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो अमोनिया पंप से गुजारा जाएगा। अमोनिया पंप उस पानी को ज़बरदस्ती जो है अगेन वार्म चैम्बर के अंदर डालेगा और ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल था। सबसे पहले हम अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो वार्म वाटर होता है, गर्म पानी गुजरता है पूरे, इसमें से क्या होता है कि जो है ना स्टीम बाहर निकल जाती है, पूरे प्रेशर के साथ ऊपर जाता है, वहाँ से टरबाइन की तरफ जाता है, टरबाइन रोटेट करती है, जनरेटर रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो आगे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। फिर वो भाप नीचे की तरफ आ जाती है, पानी नीचे आ जाता है। जब बहुत ठंडा पानी जो डीप ओशन से इधर जा रहा है और ये गर्म पानी मिलते हैं तो अगेन क्या होता है कि स्टीम जब भाप निकलती है, पानी ठंडा होकर नीचे की तरफ लाया जाता है। अमोनिया पंप की मदद से इसको फोर्स किया जाता है कि ये दोबारा इसका हिस्सा बने और आसानी से जो है ना ये दोबारा प्रोसेस रिपीट होता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है ओशन थर्मल ग्रेडियंट, एंड आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे वर्किंग करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एनर्जी रिसोर्सेज अर्थ के जितने भी हैं जो हमने पढ़े
यानी अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ, आपको याद करवाऊँ, तो लेक्चर 1 में हमने एयर की बात की, फिर हमने वाटर की बात की, फिर लैंड की बात की, सॉइल की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ की बात की लेक्चर 2 में, और एनर्जी रिसोर्स की बात की, फिर हमने फॉसिल फ्यूल की बात की, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात की, टाइडल पावर की बात की। आज हमने विंड एनर्जी या विंड पावर को पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर, फिर जियोथर्मल एनर्जी, फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट, फिर ओशन थर्मल ग्रेडियंट, और अब एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, जो अर्थ ने हमें दिए हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। मोर ओवर कि जितनी भी इन्वायरमेंट हम दे क्रिएट इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, एक्सेसिवली यूज़ करेंगे, तो इससे इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि बैलेंस वे में यूज़ भी करना है, ताकि ये यूटिलाइज भी होते रहें, रिसाइकल भी होते रहें, लेकिन नुकसान किसी किस्म का ना करें। रीज़न इज़ दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा कोई अच्छा काम भी आप करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। सेम इज़ द केस कि रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। सो हमें एनर्जी को कंज़र्व करना चाहिए। सो हियर आर सम वेज़ टू कंज़र्व एनर्जी। जैसे आपको ये एक साथ में फ्लेयर भी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कि उन्होंने दिखाया हुआ है नंबर 1 कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करें तो बल्ब को बंद कर दें, जब आप चार्जर वगैरह यूज़ नहीं करें तो स्विच को ऑफ़ कर दें, चार्जर की वायर निकाल दें, पानी यूज़ नहीं करें तो नल को अच्छी तरह से बंद कर दें, कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करें तो उनकी वायर को यानी प्लग को भी निकाल दें और स्विच भी ऑफ़ कर दें। या जो हीटर या रेफ्रिजरेटर आपने यूज़ किया तो उसमें बैलेंस वे में यूज़ करें। या आप अगर ऑफ़िस जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें या वॉक करें, ना कि आप जो है ना अपनी सवारी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा स्मोक क्रिएट होती है। अच्छा जी, अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। डेवलप एंड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, engines and manufacturing processes which consume lesser fuel to do same task. It reduces cost and pollution. यानी आप ऐसी चीज़ें, ऐसी एफिशिएंट मशीन्स इस्तेमाल करें जो कम से कम फ्यूल लें, जो कम से कम फ्यूल लेती हैं और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इस बात का ये मतलब है, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। फिर सेकंड पॉइंट है रिड्यूस वेस्टेज बाय रिसाइकलिंग सोडा बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल्स एंड दैट कैन बी रिसाइकल्ड। यानी आप वेस्टेज को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करें, प्लास्टिक की बॉटल्स और पेपर्स और इन चीज़ों को रिसाइकिल करने की कोशिश करें, ताकि इन्हीं चीज़ों को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ड्राइव लेस, वॉक एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कम आप ड्राइव करें, अपनी ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बाहर वाली ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। स्विच ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस व्हेन दे आर नॉट यूज। जब आप इस्तेमाल नहीं करें तो लाइट को भी ऑफ़ करें, प्लग भी बाहर निकालें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल हो। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर और हीटर फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग और हीटिंग। यानी एयर कंडीशनर, एसी कम इस्तेमाल करें, हीटर कम इस्तेमाल करें। सो आर्टिफिशियल कूलिंग और हीटिंग को जहाँ मजबूरी है तो ऑब्वियसली बात है यूज़ करें, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो आप उसको भी ऑफ़ करें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो एनर्जी भी सेव हो जाएगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा, बिजली का बिल भी कम आएगा इन चीज़ों का ख्याल रखने से। और साथ ही साथ क्या है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली रह सकते हैं। आपका एक तो बिजली के बिल का खर्चा भी कम हो जाएगा, दूसरा एनर्जी भी सेव हो जाएगी। सामने भी आपको अगेन वही चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, और बाकायदा पिक्चर्स के साथ ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एनर्जी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि होमवर्क भी है, और आप ये कह सकते हैं कि एनुअल पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे प्रीवियसली मैंने यहाँ पे लिखा होता था इम्पॉर्टेंट फॉर एनुअल, लेकिन आज होमवर्क इस वजह से लिखा है ताकि आपको ये हो कि इस लेक्चर के साथ आपने जो क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ विंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्टिफाई, डिफाइन एंड डिस्क्राइब जियोथर्मल एनर्जी, what is ocean thermal gradient, how it can be used for energy production, suggest some ways to save energy। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एनुअल के हवाले से, आपने लाजमी इनको प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको लेक्चर की तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, साथ के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने ज़रूर नोट किए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, शॉर्ट के हवाले से ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बायो किड्स में एक दफ़ा फिर से आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।